नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम पीएससी की सीरीज में चर्चा कर रहे थे एमपीपीएससी की परीक्षा योजना के बारे में। कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके थे। इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर क्या उपबंध किए गए हैं इसके बारे में। हम सभी जानते हैं जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होता है वह वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। जिन विद्यार्थियों ने इसकी तैयारी करी है वे सारी चीजों को जानते हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य उन विद्यार्थियों तक भी सारी चीजें व्यवस्थित रूप से समझा कर पहुंचाने का है जो पहली बार इस एग्जाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा, 2 प्रश्न पत्र इसमें होंगे। ठीक, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, है ना। तो जो पहला पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है जिसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 2 घंटे का समय मिलता है और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। इसी प्रकार से जो पेपर 2 होता है या द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वो सीसेट का होता है। इसमें सामान्य अभिरुचि परीक्षण होता है। इसमें भी 100 प्रश्न आते हैं और 2 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाता है और हर प्रश्न 2 नंबर का होता है। हालांकि सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं जो विद्यार्थी, 2 प्रकार की सर्विसेज होती हैं। एक प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं विद्यार्थी, उनके लिए, और जो फॉरेस्ट सेवा में जाना चाहते हैं, राज्य वन सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए। तो जो 2 प्रश्न पत्र हैं, 2 प्रश्न पत्रों में से जो दूसरा प्रश्न पत्र है वह प्रशासनिक सेवाओं में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उनको 40% मार्क्स प्राप्त करने होते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में, और जो सिलेक्शन का आधार होता है वह पहला पेपर बन जाता है। लेकिन वन सेवा में दोस्तों मैं कर रहा हूं बात राज्य वन सेवा की, वहां पर दोनों प्रश्न पत्रों के कुल मार्क्स आपके जुड़ते हैं और प्रीलिम्स की मेरिट बनती है फॉरेस्ट सेवा का मेंस लिखने के लिए। दोस्तों, प्रीलिम्स की मेरिट आपने कहा है, अंतिम चयन सूची में आपके मेंस और इंटरव्यू के नंबर काउंट होते हैं, क्योंकि जो प्रीलिम्स का एग्जाम लिया जाता है वह बच्चों को छांटने के लिए या उनकी छटनी करने के लिए लिया जाता है। ऐसा क्यों? आप सोचें, जो प्रशासनिक परीक्षाओं का मेंस होता है, जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए मेंस होता है, परीक्षाओं मैंने कह दिया, प्रशासनिक सेवा के लिए जो मेंस होता है उसमें कुल 6 प्रश्न पत्र होते हैं। यदि जितने फॉर्म भरे हैं सब विद्यार्थियों के लिए मुख्य परीक्षा लिखने का कहेंगे तो दोस्तों उतना सारा मैनेजमेंट कर पाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। इसलिए प्रीलिम्स के माध्यम से, एक वन डे एग्जाम के माध्यम से विद्यार्थियों की छटनी की जाती है और कुल पदों के 20 गुने अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। उम्मीद है आपको प्रीलिम्स की भूमिका समझ में आई होगी। इस प्रकार से आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिर प्रीलिम्स लेते ही क्यों है, जब उसके जो मार्क्स हैं अंतिम चयन सूची में नहीं जोड़ना, क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो मुख्य परीक्षा प्लस साक्षात्कार या मेंस प्लस इंटरव्यू के नंबर को जोड़ के बनाई जाती है। तो प्रीलिम्स की भूमिका क्या रह जाती है? छटनी करना या फिल्टरेशन करना विद्यार्थियों का। क्यों? क्योंकि इतने सारे विद्यार्थी जो कितने फुल फॉर्म भरते हैं प्रीलिम्स के लिए, उनका डायरेक्ट मेंस लेना एक चुनौतीपूर्ण काम है। सारा मैनेजमेंट करना, बहुत ज्यादा प्रशासनिक मशीनरी भी उसमें खर्च हो जाएगी। तो इस कारण से पहले प्रीलिम्स लिया जाता है, उसमें बच्चों की छटनी की जाती है, देन मेंस की बात आती है। कितने गुने बच्चे लिए जाते हैं मैंने अभी भी बताया आपको, प्रीलिम्स में इंटरव्यू में कितने गुने आते हैं इसकी चर्चा पिछले वीडियो में भी हमने की थी। यदि आपने नहीं देखी वह वीडियो तो जरूर देखें। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। 2 प्रश्न पत्र होने, पेपर 1 पेपर 2, जनरल स्टडी और सी सेट। ठीक, दोनों में 100 प्रश्न है। जो बात मैंने आपसे कही अगले बिंदु में वह बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। यह परीक्षा अर्थात प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण या एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में ली जाती है। मतलब योग्यता के रूप में, यहाँ पर उन्होंने इसको एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दिया। साधारण सी भाषा में बोले तो छटनी करने के लिए बोल सकते हैं। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा हेतु योग्य घोषित किया जाता है। कितने व्यक्ति योग्य होंगे? कुल सीटों के 20 गुने। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जाती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, प्रीलिम्स की भूमिका सिर्फ आपको मेंस तक पहुंचाने की है। अंतिम चयन सूची में मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के नंबर जोड़ के, मेंस और इंटरव्यू के नंबर जोड़ के आपका सिलेक्शन तय होना है। कौन सी पोस्ट आपको मिलनी है वो उन दोनों के नंबर से डिसाइड होता है। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ओवरऑल आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, और प्रीलिम्स में भी राज्य प्रशासनिक सेवाओं में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए, वन सेवा की बात नहीं कर रहा हूँ, जीएस 1 के पूरे नंबर जुड़ते हैं और जीएस पेपर 1 के पूरे नंबर जुड़ते हैं, और जो पेपर 2 होता है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का हो जाता है। और प्रीलिम्स ओवरऑल क्वालिफाइंग नेचर का है। ये बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। फिर बात करते हैं अगले बिंदु की।
दो प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, चर्चा हमने कर ली है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे आवास आधा, ठीक, जिनमें से एक सही उत्तर होगा और उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही माने गए इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प पर चिन्ह लगाए या गोला भरे। टिक लगाने की बात नहीं होती, गोला भरने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 2-2 अंक के 100 प्रश्न होते हैं, हमने बात कर ही ली है। और प्रत्येक प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे होती है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन जिसे पेपर 1 कहते हैं तथा सामान्य अभिरुचि परीक्षण जिसे पेपर 2 कहते हैं कि विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट डोमेन की चर्चा, पाठ्यक्रम की बात चल रही है, सिलेबस की बात चल रही है, इनकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में कर लेंगे। फिर प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी तथा अंग्रेजी में होता है। प्रश्न पत्र दोस्तों इस प्रकार से आता है, हिंदी में क्वेश्चन लिखे होते हैं और अंग्रेजी में क्वेश्चन लिखे होते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल है यहाँ पर देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उसके मॉडल उत्तरों की कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट, जिसे हम कहते हैं आंसर की, आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है और ऑनलाइन पद्धति से 7 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाती है। कहने का मतलब है आयोग ने अपने हिसाब से आंसर की जारी की, 100 प्रश्न के 100 आंसर आयोग ने दिखाए कि मैंने इसका यह उत्तर माना है। अब यदि विद्यार्थियों को लगता है कि आयोग के द्वारा दिया गया उत्तर गलत है तो वे अपनी आपत्ति उन प्रश्नों के प्रति आयोग के पास भेज सकते हैं। या तो विद्यार्थियों को लगता है कि आयोग के द्वारा दिया गया उत्तर ही गलत है, या विद्यार्थियों को लगता है कि जो उत्तर आयोग ने दिया है वो तो सही है ही, साथ ही साथ कोई और विकल्प भी सही है। तो यहाँ पर भी विद्यार्थी आपत्ति लगाते हैं कि आपने जो आंसर दिया वो तो ठीक है, लेकिन इस आंसर को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। ये दूसरी प्रकार की आपत्ति हो गई। और ऐसी आपत्तियां एक या एक से अधिक विकल्प को लेकर भी हो सकती है। एक आपत्ति क्या होती है कि आयोग ने जो प्रश्न दिया था एग्जाम में, उस प्रश्न के 4 विकल्पों में ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जिसको सही माना जा सके, तो प्रश्न को डिलीट करने को लेकर भी इस प्रकार से कुल 3 प्रकार की आपत्तियां विद्यार्थी लगा सकते हैं। कब तक लगा सकते हैं? आंसर की जारी होने के 7 दिवस के अंदर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, और 7 दिवस के बाद यदि कोई आपत्ति लगाते हो तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित शुल्क लिया जाता है आपत्ति लगाने का, 50 रुपए हर प्रश्न के हिसाब से लगते हैं जो विद्यार्थियों को देने पड़ते हैं। और इस कंडीशन में विद्यार्थियों, जब विद्यार्थी जीवन होता है तो 50-50 रुपए हर प्रश्न के लेना, और यदि किसी विद्यार्थी को 7-8-10 क्वेश्चन पर संदेह है तो 400-500 रुपए उसके लग जाते हैं। और ऐसा अक्सर होता है एमपीपीएससी के एग्जाम में, एक एक नंबर का खेल होता है, तो विद्यार्थी फिर परेशान होते हैं, आपत्तियां लगाते हैं, सोर्स बहुत कलेक्ट करते हैं। जब आप प्रीलिम्स देंगे उसके बाद आप समझेंगे किस प्रकार से आंसर के आने के बाद जो 7 दिन होते हैं, और जो विद्यार्थी बाउंड्री लाइन पर होते हैं जिनको लगता है कि यार 1-2 नंबर से अंदर बाहर हो सकते हैं, तो खूब प्रयास करते हैं वो प्रमाणिक साक्ष्य जुटाने का उन प्रश्नों के लिए जिन पर वो आपत्ति लगाना चाहते हैं, और जो लगता है कि यह प्रश्न का सवाल आंसर मेरा सही हो सकता है और मेरा 1 नंबर बढ़ सकता है और मुझे मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, चाहे आप 1 नंबर से प्रीलिम्स निकालें, 10 नंबर से प्रीलिम्स निकालें, मुख्य परीक्षा लिखने का समान मौका मिलता है। और जो प्रीलिम्स होता है उसके मार्क्स फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ते, इसलिए प्रीलिम्स में एक एक नंबर की मारामारी रहती है, इसलिए मिस्टेक से बचना चाहिए। स्ट्रेटेजी की चर्चा भी हम आगे कर लेंगे, लेकिन अभी हम जो क्या प्रोविजन है उनकी चर्चा कर लेते हैं। अब जो आपत्ति विद्यार्थी लगाते हैं, जो साक्ष्य भेजते हैं कि यार इस सोर्स से मैंने इस आंसर को सही पाया, प्रमाणिक सोर्स देखे जाते हैं और विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उन पर विचार किया जाता है। और जब समिति उन पर विचार कर लेती है फिर क्या कार्यवाही होती है, अब उसकी बात कर लेते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है, तब प्रावधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाता है। यहाँ क्या बात की जा रही है, एमपीपीएससी ने किसी पर्टिकुलर ऑप्शन का, मान लीजिए बी ऑप्शन आंसर माना किसी एक प्रश्न का, अब बी आंसर ही नहीं, आंसर है सी, तो उस विकल्प को चेंज कर दिया जाएगा। प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद को ही माना जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, एमपीपीएससी में स्पेशली, यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। यूपीएससी में अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है। यदि 2 प्रश्नों में संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है तो इंग्लिश भाषा को प्रायोरिटी दी जाएगी यूपीएससी में। लेकिन मध्य प्रदेश में दोस्तों ध्यान रखें, यदि हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन में भिन्नता पाई जाती है तो हिंदी का अनुवाद मान्य होगा। इस बेस पे लफड़े नहीं कर सकते आपकी, सर ऐसा हिंदी में ऐसा लिखा, इंग्लिश में ऐसा लिखा, आपने हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा, पीएससी ये कहता है आपसे। फिर ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक सही उत्तर है, सभी उत्तरों को मान्य किया जाएगा, मैंने आपसे पहले ही कह दिया। फिर ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में से एक भी सही उत्तर ना हो, प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाएगा। इसकी चर्चा भी कर ली कि चारों विकल्प में आंसर है ही नहीं, तो आंसर का 5वां विकल्प तो बनाएंगे नहीं, तो उस प्रश्न को ही
डिलीट कर दिया जाता है। फिर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त जो आपत्तियां हैं उन पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाती है तथा आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है। अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा। ये कहा गया है। आपत्ति आपने लगा दी, आपको समय मिला था, विषय विशेषज्ञ समिति उस पर विचार करेगी और विचार करने के बाद आप कुछ भी कर लें, सर पटक पटक के सर फोड़ दें वहां पर जाके, उसके बाद आपकी कोई भी चीज वहां पर मान्य नहीं होगी। अंतिम निर्णय होगा विषय विशेषज्ञ समिति का। आजकल नया रास्ता निकाल लिया गया है, स्टूडेंट कोर्ट चले जाते हैं और वहां से अपने प्रश्न के आंसर सही करा लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो उन्होंने कहा है कि इनका निर्णय अंतिम होगा, फिर कोर्ट कुछ बोल देता है, माननीय न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है, तो फिर उस निर्णय को चीजें चेंज होती हैं। सब पिछले वर्षों में ट्रेंड रहा, देखा है, 1-2 क्वेश्चन के आधार पर विद्यार्थियों को माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि इनको भी मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए, तो एक ये नया रास्ता निकाला गया है। फिर बारी आती है छठवां जो बिंदु है उसकी, उपरोक्त अनुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है। क्या कहा जा रहा है, 100 क्वेश्चन आए थे, इनमें से 3 को डिलीट कर दिया, 97 बचे हैं। अब 97 क्वेश्चन के आधार पर फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उन विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिलेगा। अब अगला बिंदु, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, क्या है, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्त पदों की संख्या की प्रवर्ग बार अधिकतम 20 गुना होगी। मतलब कुल जो पद हैं उनके 20 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन समान अंक प्राप्त हर कैटेगरी में क्या होता है कि जब लिस्ट बनाई जाती है मेंस के लिए, जो मेरिट बनती है उसमें क्या होता है कि मान लो जनरल कैटेगरी में जितनी पोस्टें थी या ओवरऑल जितनी पोस्टें थी, सब कैटेगरी के हिसाब से आप समझिएगा, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं। पर्टिकुलर मान लो 200 पोस्टें थी, अब 20 गुने बच्चे बुलाने थे, तो कुल कितने विद्यार्थी हो गए, 4000 विद्यार्थियों को बुलाना था। मान लीजिए 1200 पोस्टों हिसाब से जनरल की निकली, तो जब 1200 पोस्टों को भरते 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 मान लो 74 नंबर पर गाड़ी रुकी, यहां 1200 बच्चे हो गए। लेकिन होगा क्या, अब जो 74 नंबर तक नीचे खिसकते खिसकते हम पहुंचे, उस 74 नंबर पर उतने विद्यार्थी थोड़ी ना होंगे जिससे फिक्स 1200 पूरे हो जाएं। कुछ अभ्यर्थी ज्यादा भी होंगे, तो उस मार्क्स पर जितने अधिक विद्यार्थी होंगे, एक्स्ट्रा विद्यार्थी होंगे, उनको भी शामिल कर लिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 75 नंबर पर 1100 विद्यार्थी हो चुके थे, अब सिर्फ 100 विद्यार्थियों को लेना था, तो 75 के बाद 74 पर आए। अब जब 74 पर आए तो 74 नंबर पर 200 विद्यार्थी थे, लेकिन लेना 100 है, तो यहां पर क्या कहा है कि उस कट ऑफ मार्क्स पर जितने विद्यार्थी होंगे सबको ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से 1200 की जगह 1300 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिलेगा, और ऐसा हर कैटेगरी में होगा। इसलिए जब भी मैं आपसे चर्चा करता था तो मैं हमेशा आपसे कहता था कि हर कैटेगरी के समान कट ऑफ मार्क्स पर जो विद्यार्थी होंगे उनको सबको ले लिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो यह जो संख्या है 20 गुना से बढ़कर 21, 22, 23, 24, 25 गुना तक हो जाती है कई बार, क्योंकि जितने नीचे आप जाएंगे नंबर के उतने ज्यादा विद्यार्थी हर एक मार्क्स पर पाए जाते हैं, है ना। तो बस यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। फिर क्या है, केवल वे ही अभ्यर्थी या उम्मीदवार जिन्हें आयोग ने संबंधित विज्ञापन के अधीन प्रारंभिक परीक्षा में योग्य या अर्ह घोषित किया हो मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे। सीधी सी बात है, प्रीलिम्स क्यों लिया, गेट पास है मेंस परीक्षा लिखने के लिए, तो उन्हीं को लिखने मिलेगी जो योग्य पाए गए हैं। मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। और दोस्तों जो ये छूट दी गई है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निःशक्त श्रेणी के दिव्यांग जनों के उम्मीदवारों हेतु, दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक 30% होंगे। दोस्तों हम चर्चा नहीं करते हैं कई बार कि पहले पेपर की मेरिट बननी है और दूसरा पेपर प्रशासनिक सेवाओं के लिए क्वालिफाइंग है। दरअसल दोस्तों दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, वहां पर 40% लाने होते हैं सामान्य विद्यार्थी को, और कैटेगरी के हिसाब से 30%। लेकिन पहले प्रश्न पत्र पर ध्यान क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसकी मेरिट बनती है 40 से अधिक नंबर पर ही हमेशा कट ऑफ गिरती है। 70, 80, इस बार तो 80 नंबर कट ऑफ गई है। समझ रहे हैं बात को। तो जो दूसरा पेपर है उसकी मेरिट बनती नहीं है, तो वहां पर फिर क्वालिफाइंग मार्क्स मैटर कर जाते हैं। यदि ऐसा हो कि विद्यार्थी बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ दें और 40 नंबर भी ना ला पाए, तो उन विद्यार्थियों को सिलेक्शन ही नहीं होगा, भले वो 20 गुना में आ रहे होंगे पहले प्रश्न पत्र में भी। तो यहाँ पर यह बात की जा रही है प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अर्हकारी अंक है, जनरल को 40, बाकी कैटेगरी को 30 नंबर। और यदि इतने विद्यार्थी 20 गुने में नहीं आ पाए
कि 40% से ज़्यादा हों, तो कम विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिलेगा। लेकिन वर्तमान में कॉम्पिटिशन के दौर में यह बात असंभव प्रतीत होती है। मैंने आपको उपबंध बता दिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उम्मीदें समझ में आई होंगी चीज़ें। फिर बारी आती है, कुछ विशेष पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं। क्या है? राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग होगा। राज्य सेवा की बात की जा रही है दोस्तों, वन सेवा की बात नहीं की जा रही। कहने का मतलब क्या है? क्वालिफाइंग तो दोनों है, 40-40 लाने हैं, लेकिन दूसरा सुपर क्वालिफाइंग है। यहाँ पर आप 40 के 80 भी ले आए ना, तो भी आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। मेंस में 80 नंबर की भूमिका नहीं है, 40 ले आओ, 41 ले आओ, 100 ले आओ, पूरे वैल्यू 40 बराबर ही होनी है। क्यों? क्योंकि राज्य सेवा के लिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो क्वालिफाइंग नेचर का ही है। सिर्फ पहला भी 40 लाने ही होंगे, लेकिन उससे मेरिट बनती है, तो जितने ज्यादा नंबर आप उसमें स्कोर करेंगे उतना बेटर होगा आपके लिए। मैं इतना विवेचन करके क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी भी हैं कुछ जो पहली बार इस प्रकार से तैयारी में जुड़े होंगे, और हर समय कुछ ना कुछ नए विद्यार्थी तो जुड़ते ही हैं, उनको सारी चीजें क्लियर हों, इसलिए मैं इतनी एक एक चीज को गहराई से बता रहा हूँ, या ज्यादा बढ़ा के और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम हेतु गुणानुक्रम निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा। वही चीज जो मैंने आपसे कह दी। राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा, दोस्तों इसको भी देख ले, इसका पाठ्यक्रम भी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के समान ही होता है। ठीक, सिलेबस सेम है प्रीलिम्स का, जैसा यूपीएससी में भी होता है। यूपीएससी में यदि आप आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहते हैं तो प्रीलिम्स दोनों के लिए कॉमन होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए और फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए यूपीएससी में भी। उसी प्रकार से एमपीपीएससी में भी है। एमपीपीएससी में प्रीलिम्स कॉमन है दोनों का, मेंस अलग अलग होते हैं। जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है और जो राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है, दोनों का समान है। अंतर क्या आता है? राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची पहले एवं दूसरे दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों को जोड़कर बनाई जाती है। जो राज्य सेवा परीक्षा है, प्रशासनिक सेवाएं हैं, उनमें जो सूची बनती है उसमें जो पहला प्रश्न पत्र है उससे मेरिट बनेगी, और दूसरे प्रश्न पत्र में आपको कम से कम 40% लाने ही होंगे मार्क्स, या 40 प्रश्न सही करने होंगे जनरल को, बाकी 30 कैटेगरी के हिसाब से। यदि आप पहले प्रश्न पत्र में 95 भी ले आए और दूसरे प्रश्न पत्र में यदि जनरल के हैं तो 39 और बाकी कैटेगरी के हैं तो 29 ले आए, आप फेल हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें क्वालिफाई करना जरूरी था। लेकिन वन सेवा में क्या है? जो पहला प्रश्न पत्र है वो उससे, और जो दूसरा प्रश्न पत्र है उससे, इन दोनों को मिलाकर मेरिट बनेगी, और इन दोनों के नंबर के आधार पर ही आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। बस इतनी सी बात यहाँ पर की जा रही है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी, स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी क्या परीक्षा योजना रहती है प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के पाठ्यक्रम को लेकर, चाहे फिर वह सामान्य अध्ययन पेपर 1 का हो या फिर सीसेट पेपर 2 का हो। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी, वीडियो से आपको लाभ मिला। और यदि सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार से निरंतर आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। लगातार मेहनत करें, हमारे साथ बने रहें, और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।